विवेक प्रधान खुश नहीं था। ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी की ठंडी हवाएं भी उसके गुस्से को, उसकी अशांति को शांत नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर था और वो तो एयर ट्रेवल का हकदार था ना। ये तो वो सम्मान नहीं जो उसने कल्पना की थी। उसने एडमिन से भी बहस करने की कोशिश की कि आखिर समय भी तो महत्वपूर्ण है। आखिर वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, कितना सारा काम है उसके पास करने के लिए, कितनी सारी जिम्मेदारियां जो हैं उसके सर पर। आखिरकार उसने अपना बैग खोला, लैपटॉप निकाला और अपने समय का सदुपयोग करने की सोची। उसके बगल में जो सहयात्री बैठा था, उसने उसके लैपटॉप को प्रशंसात्मक नजरों से देखते हुए कहा, आप क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं सर? विवेक ने ऐसे ही अपनी बड़ी नजाकत से लैपटॉप को उठाते हुए कहा, हाँ। उस आदमी ने आगे कहा, आप लोगों के कारण देश में कितनी तरक्की हो गई है सर। हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, हर काम कितना आसान, कितनी सुविधाएं दी हैं आपने सबको। अब विवेक मुस्कुराया और उसने सिर घुमाकर उस आदमी को बड़े ध्यान से देखा। इस तरह की तारीफें आखिर किसे अच्छी नहीं लगती। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, थैंक यू। वो आदमी एक यंग बांका नौजवान था, एकदम किसी खिलाड़ी, किसी एथलीट जैसा गठीला। वो बहुत सीधा, सिंपल और इस लग्जूरियस कंपार्टमेंट, एसी माहौल, आरामदायक वातानुकूलित माहौल में एक छोटे से मासूम गांव के बच्चे जैसा लग रहा था। शायद वो कोई रेलवे स्पोर्ट्समैन था जो अपने फ्री ट्रैवलिंग पास का फायदा उठा रहा था। उस आदमी ने आगे कहा, आप लोग को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत आश्चर्य होता है। आप लोग एक ऑफिस में बैठते हो, कंप्यूटर पर कुछ लिखते हो और बाहर दुनिया में इतने बड़े बड़े काम होते हैं। अब ये बात विवेक को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। ये तो वो तारीफ नहीं है जो वो चाहता है। उसने कहा, इतना आसान भी नहीं है ये, सिर्फ कुछ लाइंस लिखने का सवाल थोड़ी है। बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेसेस होती हैं जो इसके पीछे लगती हैं। एक पल के लिए तो उसके मन में आया कि वो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल ही समझा दे, लेकिन फिर उसने उसकी मासूमियत को देखते हुए अपने आप को रोका और सिर्फ एक सेंटेंस में कहा, आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उसने जवाब दिया, हाँ होगा ही सर, इसीलिए तो आपको इतने पैसे मिलते हैं। अब ये तो वो तारीफ बिल्कुल ही नहीं है जो विवेक सुनना चाहता था। उसके अंदर थोड़ी चिढ़, थोड़ा गुस्सा सा आया, लेकिन उसने काबू करते हुए खिसियाते हुए कहा, हर कोई बस पैसा ही देखता है, हमारी इतनी मेहनत लगती है वो तो कोई देखता ही नहीं। हार्ड वर्क, कितनी छोटी सी बात है ये कहने को। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा ऑफिस एयर कंडीशन्ड होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें पसीना नहीं आता। हम दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं, हमारा दिमाग थकता है, और बिलीव मी, ये इतना भी आसान नहीं होता। अब उसने उसको सही जवाब दिया था, सही बताया था। पैसा बहुत मिलने का आखिर मतलब क्या है, इतना आसान थोड़ी है। विवेक ने आगे कहा, तुम्हें देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस ट्रेन सिस्टम को ही देखो। सारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। इंडिया के किसी भी कोने में बैठकर कहीं से कहीं भी जाने वाली ट्रेन का कोई भी टिकट बुक करा सकते हो। एक समय में जो डेटाबेस है उसको कितने लोग एक्सेस करते हैं पता है? कॉन्करेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, लॉकिंग, डेटा सिक्योरिटी, समझते हो ये सब? इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिजाइन करना, कोड करना और उसको चलाना इमेजिन कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है वो आसान है? वो बच्चा बिल्कुल चौंक गया, जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो किसी एकदम प्लेनेटोरियम में बैठा हुआ। इतना तो उसने सोचा ही नहीं था। उसकी समझ उसकी इमेजिनेशन से ही बाहर था। उसने बड़ी ही मासूमियत से, सादगी से पूछा, आप इतना सब डिजाइन और कोड करते हो? विवेक एक सेकंड के लिए रुका। हाँ, पर अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया हूं। उस आदमी ने ऐसे ओह बोला जैसे कि उसको बड़ा ही रिलैक्स फील हुआ हो अंदर, जैसे कि कोई तूफान सा गुजर गया हो।
तो इसका मतलब अब आपकी लाइफ आसान है। अब तो विवेक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पूरे करियर को ही चुनौती दे डाली हो। अब इसको असलियत बतानी ही पड़ेगी। विवेक ने मन में ठाना और बोलना शुरू किया, ओह कम ऑन, क्या तुम्हें लगता है ऊपर सीढ़ी पे चढ़ते जाओ तो जिंदगी आसान होती जाती है? ऊपर चढ़ते जाओगे तो और रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब और काम, और डिज़ाइन, और कोडिंग, और दूसरे कोडर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पर आती है। और एक बात बताऊं, कोड करना आसान है, लेकिन अब जब मैं खुद कोड नहीं करता तो मैं दूसरों की कोडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, और बिलीव मी वो और भी ज़्यादा टेंशन वाला काम है। मेरा काम अब ये है कि मैं सब लोगों से सही काम कराऊं, सही समय पर कराऊं और सही क्वालिटी का कराऊं। और तुम्हें प्रेशर की बात बताऊं, प्रेशर क्या होता है? एक साइड पर क्लाइंट है जिसको हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट ही चेंज करनी होती है, एक साइड पर यूज़र है जिसको कुछ और चाहिए, और एक साइड पर आपका बॉस है जो आपके हर काम को समझता है कि ये काम कल क्यों नहीं किया, ये तो कल ही हो जाना चाहिए था। अपने इस लंबे से गुस्से वाले भाषण को एक सेकंड के लिए विवेक ने रोका, लेकिन उसने अपने मन में सोचा, सही कह रहा हूँ, सिर्फ पैसे की बात थोड़ी है, सच बता रहा हूँ, अपने काम को तो डिफेंड करना ही चाहिए, और सच को डिफेंड करने के लिए कैसा गुस्सा। उसने फिर अपनी आवाज़ को शांत किया और बोला, माय फ्रेंड, तुम कैसे समझोगे लाइन ऑफ फायर पर होने का मतलब क्या होता है? वो आदमी शांत हो गया, चुप हो गया और अपनी सीट के पीछे कोने तक सरक कर सहारा लेकर आंखें बंद करके बैठ गया। 2 पल बाद उसने बोलना शुरू किया, और उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कि अब और कोई आवाज़ उसके लिए मैटर ही नहीं करती। शून्य में देखते हुए, जैसे कि वो सिर्फ अपने आप से बात कर रहा हो, ऐसे उसने बोलना शुरू किया, मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ लाइन ऑफ फायर में होने का मतलब क्या होता है। हम 30 लोग थे जब हमें रात में ऑर्डर मिला पॉइंट 4875 को कैप्चर करने का। दुश्मन पहाड़ी की चोटी से गोलियां चला रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगली बुलेट कब आएगी और किसके लिए आएगी। अगली सुबह जब हमने तिरंगा लहराया तो हम में से सिर्फ 4 जिंदा बचे थे। विवेक बोला, तुम फौजी हो? मैं सूबेदार सुशांत सिंह, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, ऑन ड्यूटी एक्ट पी 4875 इन कारगिल। वो मुझे कहते हैं कि मैंने अपनी कर्तव्य पूरा कर लिया है और अब मैं लैंड असाइनमेंट के लिए जा सकता हूँ। लेकिन आप बताइए सर, क्या कोई अपनी ड्यूटी सिर्फ इसलिए छोड़ दे ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी पे कोई खतरा ना रहे? क्या सिर्फ इसलिए हम अपने कर्तव्य से पीछे हट सकते हैं? उस रात, उस लड़ाई के दौरान बर्फ के ऊपर जब मेरा एक साथी फौजी घायल पड़ा था खुले में, जिसको कभी भी एनिमी का फायर लग सकता था, और हम सब एक बंकर के पीछे छुपे हुए थे, तब वो मेरा काम था कि मैं जाऊं और उस फौजी को सेफ्टी में लेकर आऊं। लेकिन मेरे कैप्टन ने मुझे मना कर दिया और मेरी जगह वो खुद आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत के फौजी के तौर पर जो उन्होंने पहली शपथ ली है, वो उनके सारे जेंटलमैन कैडेट की सेफ्टी, उनके नेशन की सेफ्टी, और सबके बाद आखिर में उनकी खुद की सेफ्टी आती है। मुझे रोककर वो खुद आगे बढ़े, उस साथी फौजी को बंकर में उठा के सुरक्षित लेकर आए। लेकिन इस दौरान वो सारी गोलियां उनको लगी और वो शहीद हो गए। हर सुबह अब जब मैं सलामी लेता हूँ तो मुझे वही दिखाई देते हैं, वो सारी गोलियां लेते हुए जो एक्चुअली शायद मेरे लिए बनी थी। आई नो सर, आई नो लाइन ऑफ फायर में होने का मतलब क्या होता है। विवेक चौंक कर, मुंह खोलकर हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा। अचानक से उसने लैपटॉप बंद किया। उसे लगा एक ऐसे इंसान के आगे कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाना, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करना एक बहुत ही छोटा
कितना छोटा काम है। जिस फौजी के लिए वीरता कर्तव्य उसकी जिंदगी का हिस्सा था, वो वीरता और कर्तव्य जो उसने आज तक सिर्फ पौराणिक हीरोज में ही देखी थी। एक स्टेशन आया और ट्रेन की गति धीमी हो गई। सूबेदार सुशांत सिंह को शायद वहीं उतरना था। उन्होंने अपने बैग्स उठाए और विवेक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू सर। विवेक ने हक्का बक्का सा लड़खड़ाते हुए कांपते हुए हाथों से हैंडशेक किया और महसूस किया कि ये वही हाथ है जो माउंटेन्स चढ़ा था, जिसने गोलियों के ट्रिगर दबाए थे और जिसने तिरंगा लहराया था। अचानक ही विवेक को पता भी नहीं चला कब वो खड़ा हो गया और उसका दाहिना हाथ सल्यूट करने के लिए उठ गया। उसे लगा एटलीस्ट शायद यही वो अपने देश के लिए कर सकता था। अपने देश के उस फौजी को सलाम।